नई शिक्षा नीति, अमल और असर। जी हाँ, बात मुद्दे की, मैं आज इसी पर बात करेंगे और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। नई शिक्षा नीति लागू हो गई है देश में। भविष्य में स्कूल बैग का बोझ कम होगा, स्किल बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। विकल्प के रूप में स्थानीय भाषा भी रहेगी और भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्राइवेट स्कूल पर कोई भार नहीं पड़ेगा। इस नीति में कई बदलाव किए गए। नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी, नौकरी की जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी। कई तरह के बदलाव 34 साल बाद देश की शिक्षा नीति में देखने को मिले हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी नजर आने लगा है, राजनीतिक तस्वीरें भी जुड़ने लगी हैं। हालांकि 34 साल बाद इस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है और राजनीति होना भी लाजमी है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर और क्या कुछ आगे जो है बातें सामने आती है। लेकिन जिस तरह से नई शिक्षा नीति, अमल और असर को लेकर जिस तरह से बात कही जा रही है कि इस नीति का कितना असर होगा और कितना अमल में लाया जाएगा, क्योंकि बदलाव किए गए हैं और इस तरह का भी जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है वो देश का नहीं है। क्योंकि गांव को लेकर बात की जाए तो कई सवालिया निशान गांव की एजुकेशन पर देखने को मिलते हैं। शिक्षक नहीं है और बच्चों को जो सुविधाएं दी जाती हैं उन पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगते दिखाई देते हैं। जब बात मुद्दे की में चर्चा आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए, आपको परिचय करा देते हैं। बीजेपी से रहेंगे डॉक्टर गुलरेज शेख, आपका स्वागत है। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर अविनाश वाजपेयी, कुल सचिव, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़ेंगे। अविनाश जी, आपका भी स्वागत है। और कांग्रेस से हमारे साथ रहेंगे राम नरेश त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राम नरेश जी, आप कांग्रेस से भी जुड़े, शिक्षा प्रकोष्ठ से सचिव भी हैं और जिस तरह शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो इस नई नीति को सबसे पहले आपसे ही समझते हैं। हेलो जी राम नरेश जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप बात जारी रखिए। निश्चित रूप से जो नई शिक्षा नीति बनी हुई है 34 साल के बाद, वास्तव में स्वागतीय है और इसको पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि नई शिक्षा नीति में जो विद्वानों के सुझाव के माध्यम से बनाई गई है, इसके क्रियान्वयन में कितनी सफलता मिलेगी, ये इसमें निश्चित रूप से संदेह है। मैं मध्य प्रदेश की यदि बात करूं तो आपको मुझे बताने में संकोच बिल्कुल नहीं हो रहा है कि मध्य प्रदेश में 10 वर्षों से अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति में प्रावधान है कि रेगुलर टीचर रहेंगे, शिक्षक जो है योग्य और ट्रेनिंग के बाद भर्ती किए जाएंगे, शिक्षकों से बेकार के काम बिल्कुल नहीं लिए जाएंगे, प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक कक्षा के लिए शिक्षक होंगे। इस प्रकार का प्रावधान नई शिक्षा नीति में पढ़ करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के 80% विद्यालयों में तो कहीं भवन नहीं है तो भवन है तो वहां पर बाउंड्री वाल नहीं है, बाउंड्री वाल है तो वहां शौचालय नहीं है, शौचालय नहीं है तो पीने के साधन नहीं। इतने संसाधनों की कमी होने के चलते मुझे पूरी आशंका है कि मध्य प्रदेश की सरकार जो पिछली 15 वर्षों से थी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव जी ने नई शिक्षा नीति लागू की थी और इसमें दो मत नहीं कि उसके प्रावधान बहुत अच्छे थे, पर मध्य प्रदेश में वो ठीक ढंग से उसका ही क्रियान्वयन नहीं हो पाया। तो वर्तमान में नई शिक्षा नीति देखने में, पढ़ने में बहुत शानदार है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में मुझे निश्चित रूप से संदेह है। जब तक शिक्षकों की पूर्ति नहीं होती, जब तक कि विद्यालयों में स्ट्रक्चर नहीं होता, गेम्स, लैब, लाइब्रेरी, स्काउट, एनसीसी, खेल के मैदान, बाउंड्री वाल इत्यादि नहीं होती, ये संसाधन जब तक पूरे नहीं होते हैं, नई शिक्षा नीति का लागू होना मध्य प्रदेश में तो मुझे बड़ा ही कठिन लगता है, संभव नहीं है। यहाँ तो जो मंत्री नए आते हैं, नए अधिकारी आते हैं, वो अपने ढंग से नीति लागू कर देते हैं। मध्य प्रदेश में तो कोई शिक्षा नीति लागू ही नहीं है। जो भी अधिकारी आया, जो भी मंत्री आया, उन्हें अपने ढंग से अपने अनुकूल एक नियम लागू कर देते हैं, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरा है। प्राइवेट स्कूलों को बढ़ाया गया है, गवर्नमेंट के स्कूलों को ठीक ढंग से नहीं देखा गया। जबकि आपको बता दूं कि परीक्षा परिणाम में शासकीय विद्यालयों में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पढ़ाई हो रही है और आज मेरिट जो बनती है मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं की, उसमें कहीं ना कहीं से शासकीय विद्यालयों के बच्चे आते हैं। लेकिन राम नरेश जी फिर रुक करूंगा मैं। जी राम नरेश जी फिर रुक करूंगा। अब तर्क जान लेते हैं गुलरेज शेख का क्या कहना है, बीजेपी प्रवक्ता। गुलरेज जी, जिस तरह बात सामने आ रही है कि शिक्षा नीति में बदलाव तो कर दिया है, लेकिन इसके क्रियान्वयन को लेकर सवालिया निशान लगते दिखाई दे रहे हैं, क्या कहें? देखिए कमर, एक बात हम
तो माननी पड़ेगी कि बहुत सारी कमियां थी, इसीलिए नई शिक्षा नीति लाई गई है। अभी मुझसे पहले जो पैनलिस्ट बोल रहे थे वो बिल्कुल पेसिमिस्टिक बोल रहे थे। यदि हम ऑप्टिमिस्टिक नहीं होंगे, हम यदि पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। इस देश में हमने हमेशा बात की है कि हमको आवश्यकता है सोशल रिफॉर्म्स की, हमको आवश्यकता है एजुकेशनल रिफॉर्म्स की, हमको आवश्यकता है लीगल रिफॉर्म्स की, हमको आवश्यकता है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की। तो यदि हम नहीं करते हैं तो बस ये बोलते रहें कि आवश्यकता है, हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। और जिस प्रकार की बात मुझसे पूर्व जो वक्ता थे कह रहे थे कि कई बार ये होता है हर मिनिस्टर या हर जो अधिकारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनते हैं अपने अनुरूप कर देते हैं, अपने अनुसार कर देते हैं नीति निर्माण को, इसीलिए यूनिफॉर्मिटी के लिए ये करना आवश्यक था। देखिए इस देश में हमने बहुत सारी चीज, एक देश एक टैक्स लेकर आए, एक देश एक राशन कार्ड लेकर आए, इसीलिए एक देश एक शिक्षा नीति भी आवश्यक है। दूसरी बात, बतौर भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता नहीं कह रहा, मैं खुद 2 स्कूल्स का संचालन करता हूं और एक चीज तो हम काफी समय से सोच रहे थे, चाहे सीबीएसई हो या आईसीएसई बोर्ड हो, इन सिलेबस के अंदर बच्चों को जितना जी गुलर जी, चलिए रुक करूंगा अविनाश जी का। अविनाश जी, जिस तरह उठने लगे हैं नई शिक्षा नीति में कई सारे बदलाव देखने को मिले, या यूं कहा जाए कि जिस तरह से बदलाव के बिंदु सामने आए, एक नई शिक्षा नीति बिल्कुल सामने होकर आ रही है। तो ऐसे में उसके क्रियान्वयन पर सवाल या निशान लगते रहे हैं, और आपको भी काफी साल हो गए शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए, ऐसे में किस तरह देखते हैं इस बदलाव को? जी कमर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूंगा, अगर इसको हम समराइज करें जी, तो देखिए 34 साल में हर चीज परिवर्तित होती है और समय के हिसाब से हमें हर चीज में परिवर्तनशील होना भी चाहिए और उसको लागू करने के लिए हमें दृढ़ संकल्पित होना भी चाहिए जी। अगर इसको हम समराइज करें तो देखिए नई शिक्षा नीति से भारत शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध एवं नवोन्मेषी तकनीक के क्षेत्र में एक हब के रूप में विकसित होगा। देखिए अब इसमें ये कहा गया है कि अब विदेश के यूनिवर्सिटीज भी, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, अपने यहाँ पर भारत में कैंपस खोल सकती हैं। तो मुझे लगता है ये एक शिक्षा को सरल और सुलभ बनाने की और अग्रसर होंगे हम, कि जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वो यहाँ पर भी आके अपने कैंपसेस खोल सकती हैं, जिससे हमारे यहाँ के विद्यार्थियों को भी तकनीकों का, उस तरीके के ज्ञान का, उस तरीके का एक्सपोजर यहाँ पर मिल सके। जी। अब मैं जैसा अभी कह रहा था कि 34 साल बाद ये नई शिक्षा नीति आई है, तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत सारी चीजें परिवर्तित हुई हैं। जैसे अगर आज हम अभी लॉकडाउन के समय में ही देखें तो आज ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। बिल्कुल। इसका हमने पहले कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से हम लागू कर पाएंगे और उस तरीके से अध्ययन अध्यापन का कार्य कर पाएंगे, लेकिन हमको उस चीज ने, समय ने सिखाया। तो मुझे लगता है 34 साल में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जहाँ पर हमें रिफॉर्म्स की आवश्यकता महसूस हो रही थी और हम उसको लागू कर पाएंगे। जी। एक और बहुत अच्छा काम हुआ है कि हमने अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से MHRD जाना जाएगा जी, जिससे एक भारतीयता का बोध होता है। आप देखिए कोई भी देश को गर्व करने के लिए उसका अपनापन होना आवश्यक है। हमने क्षेत्रीय भाषाओं में अपने अध्यापन कार्य को बढ़ाने के लिए जोर दिया है इस शिक्षा नीति में। तो इससे एक और होगा कि जहाँ पर एक क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उन भाषाओं के लोग भी मुख्य धारा में जुड़ सकेंगे। कई बार ऐसी, खासतौर से साउथ में प्रॉब्लम थी कि वहां पर वो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में नहीं पढ़ाई, अध्यापन कार्य हो पा रहा था। मुझे लगता है एक ये बहुत बड़ी चीज है। मातृभाषा को हम जोड़ सकेंगे, अंग्रेजियत के भय से थोड़ा सा दूर हो पाएंगे। अभी आज देखिए हम जिससे भी बात करें, हमारे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं अंग्रेजियत के भय से मुक्त नहीं है, क्योंकि वो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वो हिंदी पे उतना ज्यादा जोर नहीं दे पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा कदम। बिल्कुल अविनाश जी, और मैं फिर रुक करूंगा आपका, शेखर उपाध्याय जी आपकी तरफ रुक करना चाहूंगा। जिस तरह देखा जाए शिक्षा नीति में जो एक बड़ा बदलाव किया गया है, 34 साल बाद इस तरह का एक बदलाव देखने को मिला है। हालांकि गुलरेज जी ने यह बात कही है कि आवश्यकता महसूस की जा रही थी और बार बार यही कहा जा रहा था आवश्यकता है, लेकिन आमली जामा नहीं पहनाया जा रहा था। और जिस तरह इसके क्रियान्वयन को लेकर भी कांग्रेस की तरफ से सवाल या निशान लग रहे हैं, किस तरह देखें इस बदलाव को, और अभी तक क्या वाकई इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी? बहुत अच्छा विषय आपने रखा है और मैं न्यूज वर्ल्ड को धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक
सबसे नीडी बहुत सारे विषय लोग रखते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में वास्तविक रूप से सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हमारी युवा पीढ़ी, हमारी जो जनरेशन है, उसको कैसी शिक्षा मिले। मैं आपको बताऊंगा, गुलशेर जी बैठे हुए हैं, त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, वाजपेयी जी बैठे हुए हैं। देश में मध्य प्रदेश की बात करूं अगर, तो मध्य प्रदेश में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। 50,000 से ज्यादा स्कूलों में एक शिक्षक पढ़ाता है। हर विषय का टीचर नहीं दे पाई सरकार, बाथरूम नहीं दे पाई, छत नहीं दे पाई। और ये जैसा अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे, मैं गुलशेर जी ने एक शब्द कहा था, एक देश एक टैक्स। इनके स्कूल का फीस अलग है और दूसरे स्कूल की फीस अलग है। एक जगह 5,000 में पढ़ाई होती है, दूसरी जगह 50,000 में पढ़ाई होती है। पेट्रोल डीजल का एक देश एक टैक्स नहीं भाई साहब। गुलशेर साहब, आपने समोसा नहीं खरीदा, अभी समोसे का बिल लेंगे जीएसटी पे, तो उसको कहा जाता है कि तेल का अलग पैसा है, इसका मैदे का अलग पैसा है। एक देश एक टैक्स के नाम पे जिस तरीके से जो कुछ किया गया, उससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। और मैं वाजपेयी जी की बात करूं अगर, जैसा वाजपेयी जी ने कहा, बिल्कुल सही है। देश में बहुत लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं की जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है, किसी सरकार ने नहीं किया। सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा, जो हमारी रीढ़ है, उसके बाद स्वास्थ्य है, और उसके बाद बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो आया, वाजपेयी जी की सरकार आई थी अभी कुछ दिन पहले, 15 महीने में इन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में सिर्फ गांधी जी की फोटो पहुंचाने के अलावा कोई काम नहीं किया इनकी सरकार ने। अब जहां तक, जैसे अभी वाजपेयी जी बैठे हुए हैं, वाजपेयी जी जिस विश्वविद्यालय में है, उस विश्वविद्यालय में जितने कुलपति आते हैं, वो कोई देश का एजेंडा लागू नहीं करते, सरकार के हिसाब से एजेंडा लागू कर देते हैं। वो कुलपति जी आए, वो सरकार आई तो उसने अपने हिसाब से नियम लागू कर दिए। देश के आज भी मैं कहता हूं कि चंद्रशेखर को पढ़ाने वाला कोई नहीं है। सारे गांधी को पढ़ाते हैं, या दीनदयाल जी को पढ़ाते हैं, या मुखर्जी जी को पढ़ाते हैं। देश के आजादी के लिए, देश की बेरोजगारी के लिए विवेकानंद को पढ़ाने वाली बात कोई नहीं करता है। मैं आज भी कंवर साहब इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि देश की एक शिक्षा नीति बनना चाहिए जो देश के प्रति राष्ट्र प्रेम जागृत करे। देश के हमारे, मैं विदेशी शिक्षा के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। विश्व के किसी एक भी, हमारे देश की एक भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो कि विश्व स्तर पर शिक्षा दे सके। नालंदा से सीखा है पूरे विश्व ने, नालंदा हिंदुस्तान की थी, लेकिन ये कह जरूर है कि विदेशी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में आएंगी, लेकिन पहले देश की यूनिवर्सिटी तो सुधार लीजिए महाराज। पहले देश की शिक्षा व्यवस्था है तो सुधारिए। हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से, आज कंवर साहब का जो स्कूल है, कंवर साहब क्या आपके स्कूल में एक ही दुकान से एक ही किताब मिलती होगी? आपने कभी ये नहीं कहा होगा कि मेरे स्कूल की किताबें बाजार खुला हुआ है, यहां से खरीद लीजिए। क्योंकि चाहे भोपाल हो, चाहे इंदौर हो, चाहे रायपुर हो, यहां जिस तरीके की जो हालात चल रहे हैं, सिर्फ आम जनता, जिसके बारे में कोई नहीं सोचता, आम जनता जिसके बच्चे पढ़ते हैं, हर साल उसका क्यों बदल दिया जाता है विषय, हर साल किताबें क्यों बदली जाती हैं? मैंने जब गुलशेर साहब पढ़ाई की थी, वाजपेयी जी, त्रिपाठी जी, तो मेरी बड़ी बहन जो क्लास में थी, उसकी किताब मैं पढ़ता था, मेरा छोटा भाई उसकी, हम लोग 5 लोग वही किताबें पढ़ लेते थे। लेकिन आज हर बच्चे को हर साल में, आपने सोचा है कि कभी ये पैसा कहां जा रहा है? शिक्षा किसी को नहीं मिल पा रही। शिक्षा नीति में बदलाव है, लेकिन कहीं न कहीं इस बदलाव के साथ लोगों की जेब के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि सरकारी खर्च की बात यहाँ पर जब निकलकर सामने आई, जब शिक्षा नीति में बदलाव हुआ, तो 4.43% से बढ़ाकर GDP का 6% करने का लक्ष्य सामने आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छी बात कही है कि परिजनों और अभिभावकों की जेब पर भी एक भारी बोझ पड़ता दिखाई देता है, उसको और सोचने की भी सरकार को जरूरत है। मैं चारों मेहमानों को यहाँ पर रोकना चाहूंगा और जानना चाहेंगे कि शिक्षा नीति में जो बदलाव हुआ है उससे संबंधित एक रिपोर्ट देखते हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और 21वें सदी के एक नई शिक्षा नीति को उसमें मंजूरी दी गई। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था, और इसलिए आज का ये जो परिवर्तन है और जो नई शिक्षा नीति है, मुझे विश्वास है कि पूरा समाज और सभी देशवासी इसका स्वागत करेंगे और दुनिया के शिक्षाविद भी इसको निश्चित रूप से सराहना करेंगे।
केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। करीब 34 साल बाद आई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा का भार कम किया जाएगा, तो उच्च शिक्षा के लिए भी अब सिर्फ एक नियामक होगा। पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं होगी। 1 साल की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट और 2 साल की पढ़ाई पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2030 तक प्री प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक 100% और उच्च शिक्षा में 50% प्रवेश दर हासिल करने की बात कही गई है। शिक्षा पर सरकारी खर्च 4.43% से बढ़ाकर जीडीपी का 6% तक करने का लक्ष्य है। चलिए जरा समझते हैं नई शिक्षा नीति में क्या है। स्कूलों में 10+2 खत्म होगा और अब शुरू होगा 5+3+3+4 फॉर्मेट। अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। इसमें बच्चों की नींव डाली जाएगी। प्रीपेट्री स्टेज, इस चरण में कक्षा 3 से कक्षा 5 तक की पढ़ाई होगी। बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 साल की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। मिडिल स्टेज, कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं की पढ़ाई होगी। 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू हो जाएगा। सेकेंडरी स्टेज, कक्षा 9 से 12वीं की पढ़ाई 2 चरणों में होगी। विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। विषयों को चुनने की आजादी भी होगी। कॉलेज की पढ़ाई 4 साल की होगी। हर साल डिप्लोमा दिया जाएगा। इसमें पढ़ाई बीच में छूटती है तो पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। 4 साल पूरे करने पर रिसर्च के साथ सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसमें स्टूडेंट को अन्य विषयों की पढ़ाई की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। स्कूलों में ऐसे होगा बच्चों की परफॉर्मेंस का आकलन। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा। उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा, दूसरा सहपाठी और तीसरा उसका शिक्षक। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा जो बच्चों के सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा। 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चों को फिर दाखिला दिलाया जाएगा। तो वहीं इस पर राजनीति होना भी लाजमी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव हुआ है तो बीजेपी ने इसे भविष्य की नींव बताया। देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। हमारी शिक्षा नीति में कई विसंगतियां थीं और लंबे समय से इस तरफ जो भी सरकार थी पूर्व की, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसलिए शिक्षा नीति को लेकर समय समय पर अनेक तरह के प्रश्न सामने आते थे, अनेक कठिनाइयाँ सामने आती थीं। वर्तमान जो शिक्षा नीति बनी है, एक आदर्श शिक्षा नीति भारत सरकार ने बनाई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इससे एक हम ऐसे यूथ को तैयार करेंगे जो शिक्षा के बाद रोजगार से जुड़ेगा, जो शिक्षा के साथ आगे बढ़ेगा। शिक्षा बोझ नहीं, वरदान बनेगी। अब इसके साथ ही कई सवाल भी दिमाग में आते हैं। पूरी शिक्षा नीति में जो बदलाव किए हैं उस हिसाब से कितना बजट होगा? शिक्षा पर सरकारी खर्च 4.43% से बढ़ाकर जीडीपी का 6% तक करने का लक्ष्य केंद्र ने रखा है। नई शिक्षा नीति की देश को जरूरत भी थी। गाँव में स्कूल तो है लेकिन टीचर नहीं है। अगर है तो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। फिर बात आती है टीचरों के एजुकेशन की। नई शिक्षा नीति में हमारी एजुकेशन प्रणाली पूरी तरह से बदल जाएगी। ऐसे में इसे व्यवहारिक रूप से पूरी तरह लागू करने में कितना वक्त और सरकार ने इसके लिए क्या रोड मैप तैयार किया है? नई शिक्षा नीति पर अमल और भविष्य में इसका असर कैसा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क।
देखने को मिला है, क्योंकि इससे पहले जितने भी फैसले सरकार की तरफ से लिए गए हैं, जितने बदलाव लिए गए हैं, कहीं ना कहीं अमल को लेकर एक बड़ा सवालिया निशान लगता रहा है। तो गुलज जी, आपसे ही जानना चाहूँगा, जिस तरह शिक्षा नीति में बदलाव को लेकर एक मजबूत एजुकेशन देने की बात निकलकर सामने आ रही है, तो क्या लगता है अभी तक जो हालात देश में, खास करके मध्य प्रदेश की एजुकेशन सेक्टर में देखा जाए तो गाँव में स्कूल है, शिक्षक नहीं है, शिक्षक हैं तो स्कूलों की हालत उस हिसाब की नहीं है जहाँ बच्चे बैठ सके। इस और ध्यान देने की भी बेहद ज़रूरत है। और जिस तरह से विपक्ष बात लेकर कहता दिखाई दे रहा है कि एजुकेशन सुधारने के लिए गांव और शिक्षकों की तरफ तो ध्यान देना ही है, और बात विदेशी यूनिवर्सिटियों के लाने की जा रही है, क्या कहें? नहीं, कंवर साहब एक सवाल आप पूछ लीजिएगा। जी शिशिर जी, एक सवाल मेरी तरफ से भी पूछ लीजिएगा कि अभी प्रकाश जावड़ेकर जी कह रहे थे कि पूर्व सरकारों ने ऐसा नहीं किया, ये उनकी गलती है। इसके पहले मोदी जी की सरकार थी और अटल जी की सरकार थी, क्या उन पर भी आरोप लगा रहे हैं मोदी जी ने भी 5 साल में कुछ नहीं किया? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। गुलज जी, देखिए, मोदी जी ने पिछले 5 साल में क्या क्या नहीं किया ये सब जानते हैं। सब इतना कुछ करके दिया है कि कोई बोल नहीं सकता। आप ये देखिए, पिछली बार मैंने अभी जो जीएसटी की बात की थी, चाहे राफेल की सौदे की बात की जो भारत में आ चुके हैं, ये सब कार्य तभी हुए जो पिछले बार में हुए थे। और इस बार तो जिस दिन से सरकार बनी है कॉन्स्टेंटली काम करती रही है। जहां तक आप अटल जी की भी बात करें तो अटल जी के समय जितने विकास के कार्य हुए उससे पहले नहीं हुए थे। लेकिन अटल जी की एक बात थी कि उनकी सरकार की कुछ लिमिटेशंस बन जाती थी, क्योंकि गठबंधन सरकार थी, बहुत सारे इसमें कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़ते थे। लेकिन मोदी सरकार ने अभूतपूर्व कार्य करके दिखाए, हर नीति के ऊपर सार्थक कार्य करके दिखाए, और अभी 1 वर्ष में भी करके दिखाया। अब जहां तक कुछ देर पहले हमारे मित्र पूछ रहे थे कि 15 साल में क्या किया था शालाओं के विषय में, स्कूलों के विषय में, जहां तक 15 साल की बात है, स्कूलों की, प्राथमिक स्कूलों की जो संख्या थी 2003 में, वह थी मध्य प्रदेश में 71,691, और जब 2017-18 में ये फिगर आ गया था 1,22,786, मतलब 71.27% की वृद्धि। अब उच्च शिक्षा में चले, मेडिकल एजुकेशन में आप चले, तो इस मध्य प्रदेश में टोटल 5 मेडिकल कॉलेज और 1 डेंटल कॉलेज था 2003 में। जब हमने अपना तीसरा कार्यकाल पूर्ण किया तब तक 36 मेडिकल और डेंटल कॉलेज आ गए मध्य प्रदेश पे। तो हम कार्य तो लगातार ग्रामीण एजुकेशन को लेकर बात की जाए तो वहां बदलाव रहा है गुलज जी। ग्रामीण में भी ये चाहे मेडिकल कॉलेजेस हो, इसमें से आधे तो ग्रामीण में है, और स्कूल की भी आप बात करें तो इसमें 45% से ज्यादा जो है वो ग्रामीण अंचल में है। तो काम कंटिन्यू हुआ है। और जहां तक एक बात होती है फंडिंग की, मोदी जी ने इन सब चीजों को ही दृष्टिगत रखते हुए 4% से वृद्धि करके 6% का बजट में प्रावधान किया है। तो आप देखिए कि हम किस दिशा में ग्रामीण शिक्षा सुधारने की बात कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन आज भी कई खबरें ऐसी निकलकर सामने आती हैं गुरले जी, बच्चे बैठने के लिए मजबूर हैं, कहीं पानी भरा हुआ है, कहीं छत टूट कर गिर रही है, तो कहीं दीवारों का प्लास्टर गिरता नजर आ रहा है। अविनाश जी, आपका रुख करूंगा। जिस तरह कहा जाता है कि एक अच्छे मजबूत राष्ट्र के लिए एक शिक्षा प्रणाली अगर मजबूत होगी तो एक मजबूत राष्ट्र बनेगा, और ऐसे में जिस तरह से बदलाव आज होते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर को लेकर बात की जाए तो संविदा शिक्षक जो है लगातार आंदोलन करते दिखाई देते हैं, उनको वो सुविधाएं नहीं दी जाती जिसकी वो मांग लगातार करते दिखाई देते हैं। लेकिन आज भी जिस तरह का माहौल बनता दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद ये जो बदलाव आज देखने को मिला है शिक्षा नीति में, क्या कहें इसे लेकर अविनाश जी? जी कमर जी, मैं एक चीज आपका इससे पहले ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज कस्तूरी रंजन जी का एक लेख टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है। कस्तूरी रंजन जी इस समिति के चेयरमैन भी थे जो न्यू शिक्षा पॉलिसी आई है उसके। तो उसमें अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उन्होंने एक जगह कहा है कि लाइट बट टाइट, मतलब ये निश्चित है कि आने वाले समय में हम देखेंगे, अभी जो मेरे पूर्ववक्ता कह रहे थे, हो सकता है कुछ चीजें इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन मुझे लगता है उस सब चीजों को इस समिति ने बहुत ही ध्यान पूर्वक किया है, और आने वाले समय में उनके ध्यान में ये भी चीजें हैं कि अगर इसकी कोई दिक्कत आएगी तो हम उसको कैसे दूर करेंगे। एक चीज और कमर भाई मैं कहना चाहूंगा कि अगर हमारी शिक्षा रोजगार उन्मुखी होगी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएंगी। आप शिक्षा को सीधे अगर रोजगार से जोड़ते हैं, आज एक विद्यार्थी क्यों पढ़ता है, अल्टीमेट उसका ज्यादातर विद्यार्थियों का ऑब्जेक्टिव है कि शिक्षित हो,
संस्कारित हो और साथ में अपने को और समाज को और परिवार को एक दिशा दे सके। तो इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि रोजगार से जोड़ने की बात कही गई है जी। इसके अलावा एक और आप चीज देखेंगे, इसमें कहा गया है कि शिक्षकों के लिए भी प्रशिक्षण का प्रावधान रखा गया है। मतलब पहले तो था ही, लेकिन अब और अधिक उस पर जोर दिया जाएगा। तो जो आप अभी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो संविदा शिक्षा की प्रणाली चली आ रही है या टेम्परेरी टीचर्स हैं, तो मुझे लगता है आने वाले समय में सरकार ने इस नीति को बनाने के समय इन चीजों को भी ध्यान में रखा होगा। और सरकार ने अभी आप देखिए इसमें बजट भी ज्यादा एलोकेट किया है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में शिक्षकों का भी स्तर जो आप कह रहे हैं संविदा या और इसको भी, इसमें भी आप लगातार। चलिए बिल्कुल राम नरेश जी, बदलाव तो बड़ा देखने को मिला है, अमल की बात एक बड़ा सवालिया निशान लगकर यहाँ पर सामने आ रहा है। तो क्या लगता है जिस तरह की स्थिति अभी फिलहाल देखने को मिल रही है और कई कैटेगरी में एजुकेशन को बांट दिया गया है। हालांकि सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो एडमिशन की जो प्रोसेस रहती है वो कक्षा पहली से ही रहती है जब बच्चा 5 साल से ऊपर हो जाता है। लेकिन इस बार की जो नीति सामने आ रही है उसमें फाउंडेशन यानी कि शुरुआत से ही एक अलग एजुकेशन देने की बात कही जा रही है। किस तरह देखें इसको? निष्पक्ष भाव से आपसे कहना चाहता हूँ, राजनीति से हटके बात कहना चाहता हूँ, इसमें दो मत नहीं कि शिक्षा नीति जो बनी है वो पढ़ने में बहुत अच्छी लग रही है। देखिए मध्य प्रदेश की बात मैं करूं तो अमीरों की शिक्षा अलग, गरीबों की शिक्षा अलग। शिक्षा बच्चा जब जाता है तो यह सोच के जाता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, मैं नौकरी करूंगा, मैं माँ बाप के लिए एक लाठी बनूंगा बुढ़ापे में। लेकिन ये 12th के बाद तो खड़ा होकर के चौराहे में खड़ा हो जाता है, उसको ये पता नहीं होता कहाँ जाऊं, क्या करूं। इतनी महंगी शिक्षा मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में है, उसको नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं यहाँ के लोग। 70% लोग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग के होते हैं। और आपको जब नींव ही खराब है तो बिल्डिंग कैसे बनेगी? जब प्राइमरी एजुकेशन ही यहाँ से सरातल पर चला गया, यहाँ के प्राइमरी एजुकेशन में अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं जिनको 3,000, 4,000, 5,000 रुपए मिल रहा है, जिनको की नौकरी की गारंटी नहीं है, क्या शिक्षा देंगे? मैं निश्चित रूप से स्वागत करता हूँ शिक्षा नीति का। उसमें उन्हें उल्लेख किया है इस बात का कि हम एक देश एक शिक्षा बिल्कुल होना चाहिए। तो एक गांव के स्कूल की शिक्षा अलग है और एक सेंट जेवियर स्कूल की, सेंट लाइसेंस स्कूल की, क्राइस्ट चर्च के स्कूल की शिक्षा अलग है। जब तक ये भिन्नता समाप्त नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता है शिक्षा नीति का। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से ये बात जानी चाहिए कि यदि ये संकल्प है नई शिक्षा नीति में कि हम देश में बच्चों का उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं, रोजगार बहुमुखी शिक्षा देना चाहते हैं, तो गरीबों की शिक्षा और अमीरों की शिक्षा में समानता करना ही पड़ेगी, अन्यथा ये चलता रहेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 10 वर्ष से मध्य प्रदेश में शिक्षा की दुर्दशा है। देखिए आंदोलन पर आंदोलन हो रहे हैं, स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, वो बच्चे जा रहे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो मध्याह्न भोजन के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए बहुत कम लोग जा रहे हैं। इसके बावजूद भी गांव में शिक्षक जो हैं जितने भी बचे हैं बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। मेरी भावना है दिल से, सच्चे मन से, मैं शिक्षक रहा हूं, मैं चाहता हूं कि देहात का बच्चा भी जो है ऊंचे स्तर पर जाए और अच्छे विद्यालयों में वो पढ़ सके और वो भी अपने अमीरों की शिक्षा अलग, गरीबों की शिक्षा अलग, ये तस्वीरें कई बार देखने को अक्सर मिलती रही हैं। शिशिर जी आपसे जानना चाहूँगा, प्रतिक्रिया भी आपसे ही लूँगा, जिस तरह का बदलाव हुआ है, जो 3-4 कैटेगरी में अलग अलग बांटा गया है, एक प्राइमरी सेक्टर, मिडिल सेक्टर और उसके बाद हायर एजुकेशन, तो इसमें रोजगार को जोड़कर भी बात कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि कक्षा 6वीं के बाद से जो है बच्चों को एक अलग एजुकेशन दी जाएगी ताकि वो टेक्निकल पोर्शन को भी एक अच्छे से और डीपली तरीके से समझ सकें। और भाषा में बदलाव को लेकर भी कहा जा रहा है, उसमें भी ऑप्शन रखने की बात कही जा रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल एक बड़ा निकलकर शिशिर जी यही आ रहा है कि बच्चे अभी तक एक पैटर्न के हिसाब से अपने आप को एजुकेशन में ढालते नजर आते हैं, लेकिन जब देखा जाए कि क्लास वाइज जब पैटर्न बदला जाएगा तो कहीं ना कहीं टीचरों का जो समझने का स्टैंडर्ड है वो भी बदलाव के नजरिए से देखने को मिलेगा। तो क्या लगता है किस तरह तालमेल बैठेगा और किस तरह का जो है स्कूल और अभिभावकों के बीच में तालमेल बैठाने की कोशिश की जाएगी? कंवर साहब, ये जो नीति बना रहे हैं ये बहुत अच्छी नीति हो सकती है, बस मन पवित्र हो। भावना सिर्फ ये नीति से ये हो कि हम अपने देश के नागरिकों के लिए, जनता को एक बेहतर रोजगारोन्मुखी एक अच्छी नीति बना के दे सके। लेकिन मैं अभी भी कहता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की प्रतिबद्धता भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी, ये स्पष्ट है। वो जो बोलेंगे, हमारे कुल सचिव महोदय सरकारी है, इसलिए इनकी अपनी, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय स्वतंत्र मत अपना जो देना चाहता हूं, चाहे वाजपेयी जी हो, वाजपेयी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में अलग बात कर सकते हैं, लेकिन
शिक्षा नीति तब तक पूरी तरह से लागू नहीं हो सकती जब तक मन में ये भाव ना आ जाए कि देश की आम जनता को, मैं कंवर साहब की एक बात का जो इसके पहले हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था, मैं एक इनको किस्सा सुनाना चाहता हूं। 2017 में बहुत बड़े बड़े दिग्गज स्कूलों के खिलाफ आंदोलन चल रहा था और कुछ पालकों ने कलेक्टर निशांत बड़बड़े से आग्रह किया कि भोपाल के कलेक्टर से कि ये तो अनजस्टिस है, हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। निशांत बड़बड़े जी ने उस स्कूल के प्रबंधक को नोटिस जारी कर दिया। किस लेवल तक इन लोगों का अधिकार है, किस लेवल तक इनकी ताकत है, देखिए आप कंवर साहब। चीफ सेक्रेटरी लेवल के एक अधिकारी का निर्देश आता है कि नहीं, कलेक्टर को अधिकार नहीं है कि वो स्कूल के मामले में दखल दे। जब कलेक्टर से लेके और चीफ सेक्रेटरी लेवल के स्तर तक के अधिकारी बड़े स्कूलों की, जो अभी आपने बात करी, बड़े स्कूलों की गोद में बैठ जाते हैं, ऐसे लोग जहां 50,000 रुपए महीने की है, गुलशेर भाई के यहाँ की 5,000 फीस होगी, लेकिन शिक्षा अगर एक कर दी जाए, सबको एक कर दिया। अभी मेरे मित्र गुलशेर भाई ने कहा था एक देश एक टैक्स। भाई मेरे प्रधानमंत्री जी से हम सब लोग अपील करें, एक देश और एक शिक्षा की फीस हो, एक स्तर हो सबका, अमीर गरीब एक सी शिक्षा ले सके। आपकी सरकार ने 25 मार्च 2018 को, यहाँ पर मैं रोक के एक बात आपको और कहना चाहूंगा कि जिस तरह ऑनलाइन क्लास का सिस्टम अभी चल रहा है, लॉकडाउन का जिस तरह से माहौल है, लेकिन स्कूलों की तरफ से अभिभावकों पर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है कि फीस सबमिट की जाए, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं रणनीति बनाने की जरूरत है, एक नई नीति बनाने की जरूरत है। अफोर्डेबल शिक्षा भी हो, गुणवत्ता भी आए। सारी जो नीति बनाई गई है पॉलिसी फॉर्मेशन इसीलिए है सर। कंवर साहब, इस मुद्दे पर पूरे देश में आंदोलन हो रहा है और ऑनलाइन का हाई कोर्ट से फैसले आ जाते हैं, लेकिन आम जनता जो पालक है, जिसको रात दिन एक करना है, आपको आश्चर्य होगा जो उस समय 2017 में हुआ था वही नौकरशाही ने, चूंकि ज्यादातर स्कूलों के, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बड़े बड़े कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बड़े स्कूलों के खुद के उनके स्कूल है, खुद के उनके बड़े प्राइवेट स्कूल है। आप एक बात बताइए कंवर साहब, गुलशेर भाई से पूछिए, वाजपेयी जी तो स्पष्ट नहीं बोल पाएंगे, त्रिपाठी जी बोल देंगे। 15 साल में एक अस्पताल ऐसा नहीं बना पाए शिवराज जी की वहां कोविड का इलाज कर सके। आम जनता हमीदिया में मरेगी और वो चिरायु में। बड़े सवाल है, इस पर भी चर्चा रखेंगे। वक्त कम है, मैं जरूर सवाल करता हूं से, लेकिन वक्त कम है, आप अपनी अंतिम प्रतिक्रिया दीजिएगा कम शब्दों में। शिशिर की बात कर रहे हैं, आ जाता है कि तुम आप बात कर रहे हैं तो उज्जैन में हमने प्राइवेट हॉस्पिटल बनाया था आरडी गाड़ी को कोविड सेंटर, लेकिन वो ढंग से नहीं चला तो उसको हमने हटा दिया। जरूरी नहीं है कि हर लेकिन फिर भी प्रदेश के मुखिया प्राइवेट अस्पताल में अपना जाते हैं। गुरले जी यहाँ रोकना चाहूंगा क्योंकि वक्त कम है। शिशिर जी से अंतिम प्रतिक्रिया कम शब्दों में लूंगा। जी शिशिर जी। गुलशेर भाई, मेरा तो ये कहना है कि हम हर व्यवस्था ऐसी करें कि आम जनता को, जो सबसे ज्यादा देश का नायक कहलाते हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, और अगर नायक जन नायक हमीदिया में 14 दिन रहते तो शायद हमीदिया की व्यवस्थाएं सुधर जाती, लेकिन आपको आप हर चीज को समझिए। चलिए शिशिर जी, मुद्दा ऐसा आपने छेड़ दिया है कि बीजेपी प्रवक्ता खुद को बोलने से रोक नहीं पा रहे हैं। हालांकि इस मुद्दे पर भी कभी चर्चा रखेंगे और आप दोनों को मेहमान के तौर पर जरूर बुलाएंगे। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर जी, और डॉक्टर गुररेज शेख बीजेपी प्रवक्ता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अविनाश वाजपेयी जी कुल सचिव MCU आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और राम नरेश त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह देखा जाए सवाल यही एक बड़ा हुआ है कि नई शिक्षा नीति, अमल और असर। नई शिक्षा नीति तो बन गई है, इस पर अमल कितना होगा और अगर अमल होता भी है तो इसका देश में कितना असर देखने को मिलेगा। नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी, इस तरह की बात निकलकर सामने आ रही है। स्कूल में ही बच्चों को नौकरी की जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा दे दी जाएगी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान होगी, सिलेबस कम किया जाएगा, किताबों का बोझ घटता दिखाई देगा। इस तरह की कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं, और जो बच्चे पढ़ाई करते करते बीच में रुक जाते हैं उनका साल बर्बाद नहीं होगा, उनको सर्टिफिकेट और डिप्लोमा देने की बात भी इस नीति में कही जा रही है। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस शिक्षा नीति में 34 साल बाद जिस तरह का बदलाव किया गया है, इस बदलाव को लेकर आगे क्या कुछ दृश्य देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी भी सवाल बड़ा यही बना हुआ है, चाहे बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की बात हो या फिर शिक्षा से जुड़े लोगों की बात हो। कहा जरूर ये जा रहा है कि शिक्षा में जो नीति में बदलाव हुआ है काफी अच्छा है, बेहतर है, लेकिन इसको जरूरत है नई शिक्षा नीति को अमल में लाने की, और इस अमल के बाद कितना असर होगा इस पर गौर व फिक्र करने की। फिलहाल दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है